डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन में बीते कुछ दिनों में न्यूमोनिया जैसी एक बीमारी बच्चों में तेजी से फैली है। करीब 2 हफ्तों में ही इस बीमारी की चपेट में आए मरीजों से अस्पताल भर गए हैं और कई इमरजेंसी कदम स्थानीय स्तर पर उठाने पड़े हैं। इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। जिस तरह से बीमारी फैली है उसने कोरोना संक्रमण के फैलने की यादों को ताज़ा कर दिया है। उत्तरी चीन से बीमारी फैलनी शुरू हुई है। ऐसे में जान लेना जरूरी है कि इसके लक्षण क्या हैं, अभी तक इसके बारे में कितनी जानकारी है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। 10 दिन पहले 13 नवंबर को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अफसरों ने जानकारी दी थी कि देश में एक नई बीमारी के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही है। खासतौर से बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। बयान में कहा गया था कि देश के उत्तरी क्षेत्रों में पिछले 3 सालों की इस अवधि की तुलना में इस साल 15 अक्टूबर के बाद से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी देखी जा रही है, जो तेजी से बढ़ रही है। 21 नवंबर को सार्वजनिक रोग निगरानी प्रणाली प्रोमेड ने उत्तरी चीन में बच्चों में निमोनिया जैसी बीमारी होने के बारे में सूचना दी है, जब अस्पताल मरीजों से भरने लगे थे। चीन के कुछ क्षेत्रों, खासतौर से बीजिंग, लियाओनिंग और आसपास के इलाकों के अस्पतालों में इस रहस्यमय बीमारी से प्रभावित बच्चे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। निमोनिया जैसे लक्षण वाले रोगियों से अस्पताल भर गए हैं। इन रोगियों से दूरी बनाने और मिलते हुए मास्क जैसी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कि बीमारी किस वायरस की वजह से फैल रही है या इसका कारण कोई और है। अभी तक इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आए लोगों में बीमारी के शुरुआती लक्षण निमोनिया की तरह हैं और इन मरीजों को बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई हो रही है। बीमारी में खासतौर से फेफड़ों पर असर हो रहा है। कुछ मामलों में घर पर ही रोग ठीक भी हो रहे हैं और कुछ रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो रही है। अलग अलग मरीजों की बीमारी की गंभीरता अलग अलग दिख रही है। ये एक हद तक कोरोना संक्रमण के लक्षणों से भी मिलता जुलता है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने और इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड के चलते बढ़ने वाले वायरस सहित जैसे रोग जनकों के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी ओर WHO इस बीमारी को लेकर चिंतित है। WHO ने कहा है कि उसकी ओर से चीन से सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि और बच्चों में निमोनिया के समूह को की रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अनुरोध किया गया है। WHO की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। WHO ने कहा है कि चीन में लोग सांस संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण, बीमार लोगों से दूरी उचित बनाकर रखें, बीमार होने पर घर में एकांत में रहना, जरूरत पड़ने पर टेस्ट परीक्षण और डॉक्टर की सलाह, उचित रूप से मास्क पहनना और नियमित रूप से हाथ धोने जैसी बातों का पालन करें। आइए हम नीदरलैंड्स के बारे में बात करें। नीदरलैंड, जहाँ की आबादी सिर्फ 1.7 करोड़ है, वहाँ के चुनाव की चर्चा भारत में हो रही है। इस चुनाव के एग्जिट पोल में धुर दक्षिणपंथी नेता गीट विल्डर्स की पार्टी को जीत मिली है। गीट विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी PVV को 37 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें मिली हैं। यह बेहद खास है क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल में अंतर सिर्फ 2 सीटों के ही रहे हैं। ऐसे में PVV की सरकार बनाने की उम्मीद है, लेकिन अगर गीट विल्डर नीदरलैंड की सत्ता में आते हैं तो यह देश के साथ ही पूरे यूरोप के लिए एक अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि गीट विल्डर्स को उनके इस्लाम विरोधी रुख के कारण जाना जाता है। भारत में नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण जब विवादों में थी तो उन्हें गीट ने समर्थन दिया था। अरब देश जब नुपुर शर्मा भारत के खिलाफ थे तब इंटरनेशनल लेवल पर गीट विल्डर्स ने बचाव किया था। इस्लाम विरोधी रुख के अलावा उन्हें नीदरलैंड में अप्रवासियों के आने को रोकने की कसम खाने के लिए भी जाना जाता है। एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी को 35 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक निवर्तमान PM मार्क रूटे की पार्टी 23 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। जुलाई में उनकी गठबंधन सरकार गिर गई थी, जिसके बाद ये चुनाव हुआ। नुपुर शर्मा को जब भारत के साथ साथ अरब देशों में विरोध हो रहा था तब गीट विल्डर्स ने उन्हें एक हीरो बताया था। तब उन्होंने X पर लिखा था, नुपुर शर्मा एक हीरो हैं जिन्होंने सच के अलावा कुछ नहीं बोला। पूरी दुनिया को उन पर गर्व होना चाहिए। वो नोबेल पुरस्कार की हकदार है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत सरकार इस्लामी नफरत और हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा विल्डर्स पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ भी टिप्पणी करते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें धमकी भी मिलती रही है। अरब देश जब नुपुर शर्मा मामले में भारत का विरोध कर रहे थे तब बिल्डर्स ने इन देशों को आड़े लिया था। इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूँगा, भारत या किसी अन्य देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह तय करने से पहले खुद को आईने में देख लें। ये देश भारत पर हमला कर रहे हैं जो शरिया कानून को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से ऊपर रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि OIC देश सबसे
ज़्यादा असहिष्णु हैं, जिनका मानवाधिकार का रिकॉर्ड सबसे खराब है। आइए हम इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल की सेना ने गाज़ा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के नीचे बड़े सुरंग नेटवर्क की खोज निकालने का दावा किया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि किस तरह से हमास ने अस्पताल के नीचे सुरंगों का एक पूरा जाल बुन रखा है और यहीं से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इजरायली सेना ने की ओर से कहा गया है कि एक के बाद एक सुरंग अल शिफा के आसपास मिल रही हैं, जो यहाँ हमास कमांड सेंटर होने का सबूत है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बताया कि ये सुरंग कतारी बिल्डिंग के नीचे से निकलती है। हमास के इस सुरंग नेटवर्क में छिपने के लिए भूमिगत कमरे बनाए गए हैं। IDF का कहना है कि अल शिफा में मिला सुरंग का एंट्री गेट करीब 55 मीटर के बाद एक विस्फोट गेट पर ख़त्म हुआ। IDF का दावा कि दरवाजे का तोड़ा गया तो इसके पीछे एक एयर कंडीशन कमरा, शौचालय, रसोई घर और इसके करीब ही एक वॉर रूम भी मिला। इतना ही नहीं, अस्पताल के पास 2 अन्य सुरंग शाफ्ट भी पाए गए, जिनमें से एक सड़क पर और दूसरा करीब 100 मीटर दूर इमारत में खुलता है। इजरायली सेना का कहना है कि उसको कई तरह के हथियार भी इन सुरंगों से मिले हैं, जिनको देखने के बाद IDF को ऐसे संकेत भी मिले हैं जिनसे लगता है कि हमास से इजरायली बंधुओं को अपहरण के बाद अल शिफा में भी रखा था। IDF ने अपने बयान में कहा कि सुरंगों का जो नेटवर्क मिला है वो अस्पतालों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की हमास की रणनीति को दिखाता है। हमास ने अस्पताल की इमारतों का इस्तेमाल हथियार रखने और अपना कमांड सेंटर की तरफ से किया है। हमास का सुरंग नेटवर्क इतना बड़ा और बेहतर तरीके से बनाया हुआ है कि उस पर रक्षा विषयों की भी निगाहें जा रही हैं। इजराइल आर्मी की ओर से हमास के सुरंग नेटवर्क की एक तस्वीर को शेयर करते हुए इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने कहा कि यह बहुत बड़ा और परिष्कृत सुरंग नेटवर्क है। जिस तरह से यह तैयार किया गया है उस तरीके का इस्तेमाल हम भी पहाड़ों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारी स्थायी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। यह स्थायी और बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए हम अपने बगल वाले देश पाकिस्तान के बारे में बात करें। आजकल पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ गई है। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में आतंकी हमला होने की खबर आ जाती है। अब पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान के आसान कबायली इलाके में 4 अलग अलग आतंकी घटनाओं की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 2 सैनिक समेत 9 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान और बाज़ौर कबायली जिलों में बुधवार को बम विस्फोटों की घटनाएं हुई। उत्तरी वजीरिस्तान जिले के रमज़ाक इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक मारे गए। दक्षिण वजीरिस्तान जिले के वाना में एक दुकान में बम विस्फोट में बुजुर्ग असलम नूर, उनके 2 बेटों और एक स्थानीय दुकानदार की मौत हो गई। बाज़ौर कबायली जिले में 2 अलग अलग विस्फोट हुए। पहला बम विस्फोट एक कार में हुआ, इसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की जान चली गई। दूसरा हमला मामोड़ तहसील के दामदोला में सड़क किनारे हुआ। इस बम विस्फोट में JUIF के नेता अमीर उल इस्लाम के पिता सत्तार खान उस्ताद की मौत। हाल के महीनों में पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP और अन्य आतंकवादी संगठनों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और अक्सर नागरिक भी उनके निशाने पर आ जाते हैं। आइए हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बाजीमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम और हवलदार माजिद सहित 4 शहादतें हुई हैं। एक अन्य अधिकारी और जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजौरी में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी क्वारी भी है। वह पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाई रैंक आतंकी है। इस आतंकी को पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रंट पर प्रशिक्षित किया गया था। क्वारी पिछले साल से ही राजौरी क्षेत्र में सक्रिय था। वह ट्रेंड स्नाइपर IED तैयार करने में भी एक्सपर्ट था। सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष JNK में जितनी भी बड़ी मुठभेड़ हुई है उनमें ज़्यादातर हाई रैंक वाले ट्रेंड आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 70 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हैं। इनमें से अधिकांश दहशतगर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान फ्रंट पर हुई है। इन सभी आतंकियों तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इससे पहले सितंबर में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में मुठभेड़ में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल RR के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में 2 अन्य जवानों ने भी शहादत दी। साल 2020 के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली घटना थी जिसमें सेना के कमांडिंग अफसर शहीद हुए थे। मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। जम्मू कश्मीर में इस साल सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में कुल 60 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। खास बात यह है कि मारे गए दहशतगर्दों में करीब 1.5 दर्जन स्थानीय और 48 विदेशी आतंकी थे। सूत्रों के मुताबिक पीर पंजाल की गुफाओं सहित जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 70 विदेशी यानी पाकिस्तान मूल के आतंकी छिपे हैं। इनके अलावा 2 दर्जन से अधिक लोकल दहशतगर्द भी मौजूद हैं।
भले ही सीमा पर कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार कर आतंकी JNK में पहुंचे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा बॉर्डर पर घुसपैठ के कई प्रयास असफल किए गए हैं। नेपाल का मार्ग आतंकियों के भारत में प्रवेश करने का एंट्री पॉइंट तो नहीं बन रहा, ये बात सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में इस वक्त लगभग 70 आतंकी मारे गए हैं। मौजूदा समय में 100 से अधिक आतंकी सक्रिय बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष हुई ज़्यादातर मुठभेड़ सामान्य नहीं रही हैं। आतंकी मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मारे गए कई आतंकी अफगानिस्तान के लड़ाकों की तर्ज पर प्रशिक्षित किए गए थे। उनके पास सुरक्षा बलों की आवाजाही से लेकर कई दूसरे इनपुट तक मौजूद रहे हैं। कोकरनाग क्षेत्र में छिपे 2 आतंकवादियों तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को लंबा वक्त लगा था। आतंकियों ने अपने छिपने के लिए ऐसी लोकेशन तैयार की थी जहां तक सुरक्षा बलों का पहुंचना आसान नहीं था। इस तरह की रणनीति लोकल आतंकी तैयार नहीं कर सकते। JNK में 2022 के दौरान 187 आतंकी मारे गए थे। इनमें से स्थानीय आतंकी 130 थे, जबकि विदेशी आतंकियों की संख्या 57 थी। साल 2021 में 180, 2020 में 221, 2019 में 157 और 2018 में 257 आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI अपने गुर्गे आतंकी संगठनों की मदद से जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकियों की भर्ती कर रही है। घाटी में हाल फिलहाल में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है। संभव है कि सभी विदेशी आतंकी कई वर्षों से घाटी में कहीं पर छिपे हों, सुरक्षा बलों की वहां तक पहुंच न हो सकी हो। जम्मू कश्मीर पुलिस, IB, आर्मी एवं अन्य एजेंसियां आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इन आतंकियों को घाटी में किसी न किसी तरह की मदद तो मिल ही रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सीमा पार के आतंकी संगठन पाकिस्तानी आतंकियों को बचाना चाहते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड आतंकी तैयार कर रहे हैं। हाइब्रिड आतंकियों की मदद से ही टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की रणनीति अफगानिस्तान के लड़ाकों की तर्ज पर प्रशिक्षित हुए टॉप कैडर आतंकियों द्वारा बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से कुछ दिन पहले आतंकियों ने भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया था। उसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद राजौरी के कंडी जंगलों में बनी गुफाओं में छिपे आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में भी सेना के 5 जवानों ने शहादत दी थी। पहले IED ब्लास्ट और फिर जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट के प्रवक्ता तनवीर अहमद राथर ने अपने बयान में इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। PAFF ने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया था। उसमें कहा गया था सुरक्षा बलों को वे यानी आतंकी जैसा चाहते हैं वैसा ही करने के लिए मजबूर कर देते हैं। सुरक्षा बल उनके ट्रैप में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि पाकिस्तान से आए आतंकी जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। वे सामान्य फ़ोन से बातचीत नहीं करते। यही वजह है कि उन्हें आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। सुरक्षा बलों को ज़्यादातर सूचनाएं मुखबिरों के माध्यम से ही मिलती हैं। हालांकि मुखबिरों की सूचना को क्रॉस चेक किया जाता है, लेकिन कई बार इंटरनल इनपुट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। उस स्थिति में जोखिम या नुकसान की संभावना बनी रहती है।